डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक। और बिल्डिंग मटेरियल के सॉल्यूशंस की सीरीज के लिए मैंने जो बुक्स रेफर करी हैं वो हैं बेसिक सिविल इंजीनियर की 4 बुक्स हैं डिफरेंट ऑथर्स की, प्लस एक बिल्डिंग मटेरियल्स बाय एस.के. दुग्गल। तो ये 5 बुक मैंने रेफर करी है यहाँ पे। और वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में टॉपिक्स को कवर नहीं किया है। तो आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्वेश्चन के बारे में तो फिर आपको जो हैंड रिटन नोट्स में शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन 101 में पूछा है कि बाइंडिंग मटेरियल जो हम मोर्टार में यूज करते हैं वो क्या होता है। तो बाइंडिंग मटेरियल या तो होता है लाइम या होता है सीमेंट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट। क्वेश्चन 102 में गिवन है कि गुड क्वालिटी की सैंड है वो किससे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो सी से जो समुद्र से सैंड अवेलेबल होती है उसको हम यूज नहीं करते क्योंकि उसमें जो क्लोराइड का कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है और इसके कारण रेनफोर्समेंट में कोरोजन हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103। क्वेश्चन 103 में पूछा है कि वो इंडेक्स नंबर जो कि एक्सप्रेस करता है रिलेटिव साइजेस ऑफ बोथ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स की, किसी एग्रीगेट्स के सैंपल में कोर्स एग्रीगेट्स कितने हैं, फाइन एग्रीगेट्स कितने हैं। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स नंबर नहीं दिया होता तब तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट्स की हम बात करें तो वही ये भी होता है कि कोर्स एग्रीगेट्स कितने हैं, फाइन एग्रीगेट्स कितने हैं। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स का भी यही मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट्स कितने हैं वहां पे। बट इंडेक्स नंबर यहाँ पे गिवन है तो यहाँ आंसर होगा फाइनेस मॉड्यूलस। और फाइनेस मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट साइजेस की सीव लेते हैं। 80 mm से लेके 150 माइक्रोन तक की सीव लेते हैं। इस सीव के सेट से हम सैंपल को पास कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सैंपल लिया है वो कोर्स एग्रीगेट है 10 kg, तो इससे हमने पास करवाया। 20 mm की सीव पे जो रिटेन हुआ वो 3.5 था। 10 mm की सीव पे जो रिटेन हुआ वो 3 है। जो 20 mm पे रिटेन हो गया वो ऑब्वियसली 10 mm पे भी रिटेन होता ही अगर ये ऊपर वाली सीव नहीं होती, और हम इसको सीधा 10 mm वाले सीव से पास करवाते तो इस पे जो रिटेन होता वो 6.5 होता। तो ये हमने क्यूमुलेटिव निकाल लिया। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिटेन का यही मतलब है कि अगर 600 माइक्रोन की क्यूमुलेटिव रिटेन की बात करते हैं तो ऊपर वाला सारा ऐड करते हैं। और उसका रीजन ये है कि इसके से भी बड़ी साइज की सीव ऊपर थी तो वो रिटेन हो गया, अदरवाइज वो इसमें रिटेन होता। तो ये 3.5 ये सारा करके रिटेन हुआ पर्टिकुलर सीव में वो है, और ये क्यूमुलेटिव कितना रिटेन हुआ वो है। अब इसके बाद हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर 10 kg है तो 20 mm की सीव में 3.5 रिटेन हुआ, अगर 100 kg होता तो 35 होता। इसी तरीके से सारे को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। ये सारा आ गया। लास्ट में इस सबको सम कर देते हैं। सम किया तो आया 693। और फाइनेस मॉडुलस निकालने के लिए इसको एक हम नंबर से डिवाइड करते हैं, वो नंबर होता है 100। तो 693 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.93। तो इस टाइप से एक इंडेक्स नंबर होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेस मॉडुलस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 104 में पूछा है कि बल्किंग ऑफ सैंड किसके कारण होता है। तो ये सरफेस मॉइस्चर के कारण होता है। जब मॉइस्चर हम ऐड करते हैं ड्राई सैंड में तो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनके चारों तरफ वाटर के पार्टिकल्स एक लेयर सी बना लेते हैं, उनमें सरफेस टेंशन आ जाता है और वो एक दूसरे के पास नहीं आते, रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105। क्वेश्चन 105 में स्टेटमेंट गिवन है बल्किंग ऑफ सैंड के रिगार्डिंग, और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो एक डायग्राम देखते हैं हम। बल्किंग ऑफ सैंड जो होता है वो परसेंटेज मॉइस्चर के साथ कैसे वेरी करता है। इस फिगर में एक्स एक्सिस पे मॉइस्चर ऑफ परसेंटेज मॉइस्चर ऑफ वेट है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम है जो कि बल्किंग के कारण इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे परसेंटेज इंक्रीज है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब मॉइस्चर काफी ज्यादा ऐड कर दिया तो उसके बाद बल्किंग का इफेक्ट कम होने लग जाता है। और फाइन सैंड का बल्किंग सबसे ज्यादा है, इसमें 25% से भी ज्यादा तक यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। बट मीडियम सैंड में देखें तो 25% है
और फाइन सैंड में देखें तो ये 20 से भी कम है। जो चेंज हो रहा है बल्किंग के कारण वॉल्यूम में वो 20% से भी कम है कोर्स सैंड के केस में। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एक सरफेस फिनोमिना है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ये सरफेस के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं और एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो सरफेस फिनोमिना है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा आता है वो फाइन सैंड में आता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू कोर्स सैंड। और मैक्सिमम ये होता है 4 to 8% के बीच में, और 4% पे मैक्सिमम होगा या 8% पे, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है। तो स्टेटमेंट ए में गिवन है कि 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट है, तो 18 to 38% तक इंक्रीज हो सकता है। तो फाइन सैंड का हमने देखा 25% से ज्यादा था, उससे भी अगर और फाइन सैंड हम लेंगे तो और भी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। बी में गिवन है कि कोर्स सैंड के बजाय फाइन सैंड में बल्किंग ज्यादा होती है, तो ये भी हमने डायग्राम में देख लिया। सी में गिवन है कि अगर परसेंटेज कंटेंट मॉइस्चर का एक्सीड हो रहा है 10% से, देन इंक्रीज इन बल्क ऑफ सैंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि 6 to 8% के बीच में बल्किंग का इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। 10% तो ये यहाँ पे है, ये 10% है, और 10% के बाद तो सारे में ही डिक्रीज होने लग गया बल्किंग का इफेक्ट। और 14% के पास में तो सब में बल्किंग का जो इफेक्ट आ रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, वो खत्म हो जाता है इफेक्ट अगर 14% या इससे ज्यादा हम मॉइस्चर ऐड करें तो 10% के बाद तो डिक्रीज हो रहा है, और स्टेटमेंट में दिया है कि इंक्रीज हो रहा है। और स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है, यहाँ बोला है कि फुली सैचुरेटेड सैंड हो या ड्राइड सैंड हो, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो जैसा कि जियोटेक में आपने पढ़ा होगा कि 3 फेज सिस्टम होता है सॉइल, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, बीच में पार्टिकल्स हैं जिनमें या तो एयर होता है या वाटर होता है। तो फुली सैचुरेटेड है तो सारे के सारे पार्टिकल्स में वाटर है, ड्राई है तो सारे के सारे पार्टिकल्स में एयर है। तो वॉल्यूम तो इससे अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी हम वाटर ऐड कर रहे हैं सैचुरेशन तक, वो सारा का सारा वाटर जा रहा है पोर्स में, जहां पहले एयर था। तो डी भी करेक्ट है, सी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप फिर ई आंसर करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106। 106 में पूछा है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है वो प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे। जितना ज्यादा वाटर होगा स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, जितना ज्यादा सीमेंट होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर भी हमें उतना वाटर तो डालना पड़ता है कम से कम, जो हाइड्रेशन के लिए, वर्केबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा हम कम वाटर में प्रिपेयर कर सके सीमेंट का पेस्ट, उसकी स्ट्रेंथ उतनी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में पूछा है कि स्लम्प टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं। तो एक वर्केबिलिटी का टेस्ट होता है और फील्ड टेस्ट है ये, तो सी हो जाएगा। इसके अलावा एक वीवी टेस्ट होता है और एक कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, ये दोनों भी वर्केबिलिटी के ही टेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 108। क्वेश्चन 108 में पूछा है कि कोई मिक्स है वो बैडली मिक्स्ड है, बैडली मिक्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, तो उसके कारण क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो सेग्रीगेशन गिवन है, बट मुझे इसके तीनों ही आंसर गिवन है वो हनीकॉम्ब भी गिवन है। क्वेश्चन 108 में पूछा है कि कहीं पे बैडली मिक्स्ड सीमेंट कंक्रीट है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ आंसर की में आंसर गिवन है वो हनीकॉम्बिंग गिवन है, बट मुझे लग रहा है इसका सेग्रीगेशन, ब्लेंडिंग और हनीकॉम्बिंग तीनों ही हो सकते हैं। सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो कंक्रीट बना है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से बना हुआ है और उनकी टेंडेंसी होगी कि वो सेग्रीगेट हो, वो सेटल भी अगर हो रहे हैं तो हर एक पार्ट, जो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स डिफरेंट रेट से सेटल होंगे, तो उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो अलग अलग होना चाहेंगे। तो इसके कारण होता है सेग्रीगेशन। इसके रीजंस हो सकते हैं या तो प्रॉपरली मिक्स डिजाइनिंग किया गया है, या प्रॉपरली मिक्स नहीं किया गया है, या फिर बहुत हाइट से कंक्रीट को गिरा है जिसके कारण पार्ट्स हैं वो, जो पार्टिकल्स हैं वो सेग्रीगेट हो गए हैं, तो सेग्रीगेशन भी हो सकता है। ब्लीडिंग में होता है कि कंक्रीट को हमने बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर दिया, या फिर फाइन एग्रीगेट्स का परसेंटेज कम था कंक्रीट में, तो जब हम वाइब्रेट कर रहे हैं तो सरफेस पे बहुत ज्यादा वाटर आने लग जाता है और ये होता है ब्लीडिंग। और हनीकॉम्बिंग होता है कि
कंक्रीट सेट हो चुके हैं, उसके बाद आप फोम वर्क हटाते हो तो देखने पे पता चलता है कि बीच में खाली स्पेस रह गया कोर्स एग्रीगेट्स के बीच में। तो ये भी इम्प्रॉपर मिक्स डिजाइन के कारण होता है या फिर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की गई है उसके कारण होता है। तो तीनों के का जो रीजन है कि या तो मिक्स डिजाइन प्रॉपर नहीं किया गया, इसका मतलब है कि फाइन एग्रीगेट जितना लेना था उतना नहीं लिया, कोर्स एग्रीगेट जितना लेना था उससे ज्यादा ले लिया, या फिर मिक्स ढंग से नहीं किया गया। इसका मतलब कि मिक्सचर में जब हम सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, इसलिए उनका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बन पाया। तो जो बैडली मिक्स्ड या फिर बैडली मिक्स्ड डिजाइन है वो तीनों का ही रीजन है, बट सेग्रीगेशन के कुछ और भी रीजन है, जैसे इसका एक्सेस वाइब्रेशन है, इसका हाइट से फॉल होना है। हनीकॉम्बिंग का मेजर रीजन हम कहें तो मिक्स्ड प्रॉपर नहीं लेना ही है। तो वैसे तो यहाँ पे तीनों ही हो सकते हैं, बट एग्जाम के हिसाब से फिर देखा जाए तो हनीकॉम्बिंग ही बेस्ट है। आंसर की में यही गिवन है। मोस्ट एक्यूरेट इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ हो तो फिर वो आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109। यहाँ पे पूछा है 50 kg का सीमेंट का बैग है, उसके लिए वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ये 38% होता है वाटर रिक्वायरमेंट होता है, जो वेट के बेसिस पे होता है ये, कि अगर 100 kg सीमेंट है तो 38 kg वाटर चाहिए होगा, 50 kg है तो 19 kg चाहिए होगा, और वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, 1 kg इक्वल होता है 1 लीटर के, तो 19 kg इक्वल हो जाएगा 19 लीटर के। ये मिनिमम वाटर रिक्वायर है, इतना वाटर तो चाहिए ही हाइड्रेशन और जेल के पोर्स में स्टोर होने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस में 19 लीटर है वो कहीं पे भी नहीं गिवन है। आंसर की में आंसर गिवन है वो गिवन है ऑप्शन डी, बट ये नहीं होगा। 19 लीटर के हिसाब से सबसे क्लोज अगर देखें तो 18.5 है, बट 19 लीटर से हम कम नहीं ले सकते, ये मिनिमम है। अगर हम कम लेंगे तो हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा सीमेंट का, तो कम हम नहीं ले सकते। अगर हम बहुत ज्यादा लेते हैं तो फिर वो जो पेस्ट बनेगा वो काफी वीक बनेगा, क्योंकि उसमें वाटर है वो एक्सेस में हो गया है। तो 9 से जस्ट बड़ा वाला जो 19 लीटर से होगा वो 20.5 है, तो यहाँ आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और कुछ बुक्स में 22.5 की जगह कुछ और भी गिवन है, कुछ 3 डिजिट में नंबर गिवन है, 221.6 समथिंग लाइक दैट। 32nd एडिशन जो है उसमें ये गिवन है 216.5, तो 216 तो नहीं हो सकता, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और रेफरेंस के लिए वैसे तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जो MS सेठी की बुक है उसमें गिवन है ये पेज नंबर 25 पे कि 38% है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110। तो 10 में यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा। रेशियो की फॉर्म में पूछा है वाटर सीमेंट रेशियो जो मिनिमम होगा वो कितना होगा। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 38% होता है, बट राउंड ऑफ करके इसको 40% टू 60% लेते हैं। 60% से ज्यादा अगर रखेंगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होने लग जाएगी, 40% से कम है तो फिर हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो मिनिमम यहाँ पे पूछा है तो आंसर हो जाएगा 0.4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में पूछा है कि इनर पार्ट होता है जो टिम्बर लॉग का, सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड, तो ये होता है हार्टवुड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे सेंटर में पिच होता है, उसके चारों तरफ जो होता है वो हार्टवुड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 112। क्वेश्चन 112 में पूछा है कि किसी ट्री की एज कितनी है हम वो कैसे पता कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 113। क्वेश्चन 113 में स्टेटमेंट गिवन है मेथड ऑफ शोविंग के रिगार्डिंग, और हमें पिक करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। मेथड्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेडुलर रेज क्या है और एनुअल रिंग्स क्या है। तो इस तरीके से सर्किल से जो बने हुए हैं चारों तरफ वो है एनुअल रिंग्स, और ये रेज सी जो जाती हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे पिच से लेके बार्क की तरफ, ये है मेडुलर रेज। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको पहले 4 क्वार्टर्स में कट कर लें, उसके बाद हर एक क्वार्टर को इस तरीके से पार्ट्स में कट कर लें, तो ये होता है क्वार्टर शोविंग। सेकंड है टेंजेंशियल शोविंग, जिसमें कि हम कट करेंगे एनुअल रिंग्स के टेंजेंशियली। ये एक एनुअल रिंग है तो इसके टेंजेंशियली यहाँ पे कट लगाया गया है। नेक्स्ट है रेडियल और रिफ्ट शोविंग,
इसमें टेंजेंशियल जो रेज है उनके परपेंडिकुलर और मेडुलर रेज की डायरेक्शन में ही कट किया जाता है। जैसे ये एनुअल रिंग है तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से कट लगेगा, इस तरीके से कट लगेगा, तो ये रेडियस की डायरेक्शन में कट लग रहा है, तो ये हो गया रेडियल या रिफ्ट शोविंग। तो यही तीनों के स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। ए में गिवन है टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग, तो टेंजेंशियल मेथड हो गया। बी में गिवन है क्वार्टर वाला मेथड, और सी में गिवन है पैरेलल टू द मेडुलर रेज एंड परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग, जो कि हो रहा था रेडियल शोविंग के केस में। तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114। 14 में पूछा है कि सीजनिंग क्यों करते हैं हम टिम्बर की। तो ये हम करते हैं कि जो सैप होता है आउटर, उसको रिमूव करने के लिए। दो रीजंस आपको मोस्टली मिलेंगे, एक तो होता है कि वाटर को रिमूव करने के लिए, या फिर सैप जो सबसे आउटर जो होता है बार्क का पार्ट, उसको भी रिमूव करते हैं हम सीजनिंग में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 115 में पूछा है कि वो पीस टिम्बर का जिसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो एक्सीड नहीं हो रही है 5 सेंटीमीटर से, और दूसरी डायरेक्शन में उसकी है वो 20 सेंटीमीटर है डायमेंशन। जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये वाली डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116। 16 में पूछा है कि कोई ऐसा टिम्बर है, टिम्बर का पीस है जिसका ये वाला डायमेंशन है वो 10 सेमी है और उसकी थिकनेस है वो 5 सेमी है। तो ये स्ट्रिप के केस में होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स होते हैं और ये 10 सेमी है, थिकनेस 5 सेमी है। क्वेश्चन 117 में गिवन है कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर किस लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 118 में गिवन है कि ड्राई वेट के का कितना परसेंटेज है वो फ्रेशली जो हमने काटा हुआ ट्री है उसमें वाटर हो सकता है। तो फ्रेशली कट किया हुआ जो ट्री है उसमें उसके ड्राई वेट का 100% या इससे ज्यादा भी वाटर हो सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 119 में पूछा है कि वेल सीजन्ड टिम्बर के केस में मॉइस्चर कितना होता है। तो मॉइस्चर जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा काफी ज्यादा होता है पहले, फिर सीजनिंग में इस वाटर को रिमूव करके मॉइस्चर को कम करते हैं और 10 to 12% तक मॉइस्चर किया जाता है सीजनिंग में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120। क्वेश्चन 120 में गिवन है कि किसी प्लांट की जो ब्रांचेज हैं उनको इरेगुलर मैनर में कट कर दिया गया है और उसके बाद उसके जो वाउंड्स हैं वहां पे लेयर्स की ग्रोथ हो गई है और उसके कारण कर्व स्वेलिंग यहाँ पे बन गई है। तो ये किस केस में होता है, तो यहाँ पे ये नोट्स और रिंगेल्स हैं, दोनों ही काफी क्लोज ऑप्शंस हैं और जहां पे भी ये दोनों ऑप्शन है वहां पे आपको काफी ध्यान से चूज करना है। अगर स्वेलिंग गिवन है तो उस केस में यहाँ पे रिंगेल्स ही होगा। जैसे कि एक डायग्राम देखें हम दोनों का, तो ये है रिंगेल्स जो ऐसे ऐसे बन रहे हैं और जो नोट्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो हल्की सी स्वेलिंग तो नोट्स में भी है, बट कर्व्ड की जो ज्यादा स्वेलिंग है वो है रिंगेल्स के केस में। तो यहाँ पे रिंगेल्स होगा। अगर आप कट ऑफ से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि दोनों में कौन सा होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो दुग्गल की बुक है उसने कट ऑफ के कारण जो हो रहा है डिफेक्ट उसको रिंगेल्स बोला है, और जो पुनेमिया वाली बुक है उसमें जो कट ऑफ के कारण डिफेक्ट आ रहा है इरेगुलर मैनर में कट करने के कारण उसको नोट्स बोला गया है। बट स्वेलिंग दोनों में ही रिंगेल्स के केस में ही बोला गया है और जैसे हमने डायग्राम में भी देखा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में ये भी मैटर करता है कि एग्जामिनर एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे ये जो दुग्गल की बुक है उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है बाय स्वेलिंग कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ लेयर्स ऑफ सैप वुड ओवर वाउंड्स आफ्टर द ब्रांचेज हैज बीन कट ऑफ इन इरेगुलर मैनर। तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 121। यहाँ पे पूछा है कि प्लाईवुड में हम विनर्स को जो प्लेस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो विनर्स को हम इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, एक इस तरीके से ले रखी, दूसरी इस तरीके से रखी। एक में ग्रेन्स की डायरेक्शन ये है, दूसरे में इस डायरेक्शन में ग्रेन्स हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो वुड की स्ट्रेंथ होती है वो सेम नहीं होती दोनों डायरेक्शंस में, एक डायरेक्शन में काफी ज्यादा होती है, दूसरे में कम होती है। तो इस तरीके से रखने पे दोनों डायरेक्शन में हमें अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122।
इसमें पूछा है मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी टीक। ये दिखने में भी अच्छा होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 123। इसमें पूछा है वो कौन सा टिम्बर है जिसमें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट वाइट आंट्स। इसने यहाँ पे जो आंसर दिया वो शीशम दिया है, बट ये नहीं होगा। जो बीसी पूर्णिमा की बुक है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वुड्स इंडिया में अवेलेबल है उनके बारे में प्रॉपर्टीज वहां पे गिवन है। तो शीशम का उसने बोला कि मॉडरेटली ड्यूरेबल है, व्हाइट आंट्स का कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें ऐसा कुछ है रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज व्हाइट आंट्स के लिए। इसके अलावा साल और टीक के लिए बोला है कि व्हाइट आंट्स को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। साल के केस में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये डायरेक्टली नॉट अटैक्ड बाय व्हाइट आंट्स, मतलब ये अटैक ही नहीं हो सकता व्हाइट आंट्स से। और टीक के केस में जो स्टेटमेंट गिवन है वो है कि नॉट इजीली अटैक्ड। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग, इसमें बोला नॉट इजीली अटैक्ड, इसमें बोल रहा है नॉट अटैक्ड बाय व्हाइट आंट्स। तो इन दोनों में देखें तो फिर साल ही होगा। और चीर है ये तो काफी कम ड्यूरेबल कम स्ट्रेंथ वाला होता है, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शंस में जो पॉसिबल है। तो साल और टीक में आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 124 में गिवन है कि ड्राई रोट जब अटैक करती है टिम्बर पे तो क्या करती है, तो ये पाउडर में कन्वर्ट कर देती है टिम्बर को, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125। क्वेश्चन 125 में पूछा है कि टीक वुड है वो किसके लिए सूटेबल है, तो टीक वुड है वो फर्नीचर्स के लिए सूटेबल है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होती है और दिखने में अट्रैक्टिव भी होती है। क्वेश्चन 126 में पूछा है कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन 127 में पूछा है कि विनरिंग से क्या मतलब है, तो विनरिंग में कुछ स्पेशल टाइप की वुड होती है जिसको हम बहुत ही पतली लेयर्स में कट कर लेते हैं। जैसे कि हम पेंसिल छिलते हैं तो बहुत पतली पतली लेयर्स निकलती हैं, वैसे ही एक घूमने वाला कटर होता है और उस कटर की हेल्प से हम बहुत पतली पतली लेयर्स में इसको काट लेते हैं। और इसके काफी सारे यूजेस है, इसको हम प्लाईवुड में भी यूज करते हैं। इसके अलावा इसके काफी इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि कहीं पे कोई बहुत गुड क्वालिटी की आपके पास वुड नहीं है बट आपको उसको यूज करना है, स्पेसिफिकली यूज किया जाता है स्टडी टेबल वगैरह में, तो उसको अट्रैक्टिव सा लुक देना है तो विनर्स की जो पतली लेयर है वो उसके ऊपर चिपका दी जाती है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, आंसर की में जो आंसर गिवन है वो गिवन है ऑप्शन सी कि थिक लेयर्स हैं जिनको हम ग्लू करके चिपका देते हैं इंफेरियर वुड पे। तो इंफेरियर वुड पे ही हम चिपकाते हैं बट थिक लेयर नहीं होती, थिन लेयर होती है। और इसको आप रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। बेसिक सिविल इंजीनियर की जो सतीश गोपी की बुक है उसमें पेज नंबर 48 पे ये स्टेटमेंट गिवन है कि विनरिंग में हम थिन लेयर्स लेते हैं और उनको एक इंफेरियर वुड पे ग्लू कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 128 में पूछा है कि जो IS है कोड है 3991963 उसके अकॉर्डिंग वेट ऑफ द टिम्बर इज स्पेसिफाइड एट, तो इसका जो गिवन है कोड में वो है 10 to 12%। तो वैसे तो रेंज पूछी हो तो 10 to 12% करोगे, अगर नहीं पूछा है तो यहाँ पे इसने दिया है ये 12% है मैक्सिमम वाला, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 में पूछा है कि नोट्स होते हैं वो टिम्बर में वो किस वजह से होते हैं, तो अब यहाँ पे इसने दिया है साइंस ऑफ ब्रांचेस कट ऑफ। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये तीनों तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ रिंडगेल्स होता, रिंडगेल्स इन टिम्बर आर तो भी डी होता, और नोट्स दिया है तो भी डी होगा, तो काफी क्लोज है ये दोनों टर्म्स। नेक्स्ट है 130 में गिवन है कि सीजनिंग इज, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। जो टॉप लेयर होती है सैफ वुड उसको हम रिमूव करते हैं सीजनिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 131 में गिवन है कि प्लाईवुड को ऑब्टेन करने के लिए हम वुडन शीट्स को ग्लू करते हैं एट ए प्रेशर ऑफ 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर 100 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर की में इसका जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन सी गिवन है, बट रेफरेंस इसका कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये गिवन है बुक्स में कि हाँ हाई प्रेशर पे हम ग्लू करते हैं, बट एग्जैक्टली वैल्यू नहीं गिवन है और टेम्परेचर की भी वैल्यू नहीं गिवन है। क्वेश्चन 132 में पूछा है कि प्लाईवुड की नॉर्मली अवेलेबल थिकनेस क्या होती है,
इसका आंसर कि में आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है, बट इसका भी कुछ प्रॉपर रेफरेंस नहीं अवेलेबल है। डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की हो सकती हैं। मिनिमम जो इसमें लेयर हम यूज करते हैं वो 3 होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133। 133 में पूछा है कि प्लाईवुड है वो किससे बनता है, तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, इसने बोला है कि टीक वुड से बनता है। तो आंसर की में आंसर गिवन है ऑप्शन सी है, बट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे तो ये काफी जनरल सी चीज है कि इस टाइप के करेक्शंस तो हो ही जाते हैं आंसर की में। प्लाईवुड में हम कोई भी कॉमन टाइप की टिम्बर लेते हैं, उससे हम प्लाईवुड जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ की वुड हमें मिलती है। और इसके रेफरेंस के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो कि जो बुक है सतीश गोपी की, उसमें प्लाईवुड का टॉपिक जहां पे गिवन है वहां पे उसने एक लाइन लिखी हुई है कि इट्स स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू सेम स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी वुड। मतलब ऑर्डिनरी वुड में इसकी जो स्ट्रेंथ होती, अगर प्रोसेस करके उसी का प्लाईवुड बना दिया है तो उस केस में उसकी स्ट्रेंथ है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो टीक वुड वैसे ही काफी महंगी लकड़ी है, उसकी स्ट्रेंथ वैसे ही ज्यादा है, तो उससे हम प्लाईवुड क्यों बनाएंगे? तो आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 134 में गिवन है कि फाइबर बोर्ड होता है उसका हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेम्बर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, फर्नीचर में यूज कर सकते हैं। तो फाइबर वुड में जो वुड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो छिलके वगैरह, पत्ते वगैरह, वुड का जो भी बचा हुआ है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको प्रोसेस करके या तो उसको वेट प्रोसेस से गीला करके फिर हम प्रेस कर देते हैं, या फिर ड्राई प्रोसेस में कुछ रेजिन्स, कुछ ग्लू उसमें ऐड कर देते हैं और फिर उसको हाई प्रेशर से प्रेस कर देते हैं, ताकि जो मटेरियल, लूज मटेरियल था, उसकी एक शीट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं फाइबर बोर्ड। और इसको फर्नीचर में जहां पे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती वहां पे हम यूज करते हैं, जैसे कि शू रैक में इसका यूज किया जाता है। इसमें पेंट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका कुछ भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। आंसर की में जो आंसर गिवन है वो ऑप्शन डी है। और हार्ड बोर्ड होता है एक टाइप ऑफ फाइबर बोर्ड, जिसको हम कर सकते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं उठाना पड़ रहा फर्नीचर को, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 135। 135 में गिवन है कि पिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट। फाइबर बोर्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट गिवन है। ए में गिवन है कि थर्मल और अकाउस्टिक कंट्रोल जो नॉइज रिडक्शन वगैरह के लिए यूज होता है उसमें हम यूज कर सकते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं हम उसमें। लाइट वेट स्टैंडिंग मेंबर्स में भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ये वेट नहीं ले पाएगा, उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। और सी में गिवन है कि इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इम्प्रिग्नेटिंग ए रेजिन प्रोडक्ट ऑन फाइबर। तो ड्राई प्रोसेस जो होता है उसमें हम रेजिन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 136 में गिवन है कि टिम्बर के लिए जो बेस हम यूज करते हैं, पेंट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं पेंट के, व्हीकल, बेस, सॉल्वेंट। तो बेस जो टिम्बर के लिए हम यूज करेंगे वो क्या होगा? तो टिम्बर के लिए बेस होता है व्हाइट लीड। और व्हाइट लीड को हम आयरन वगैरह पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रस्टिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो वुड के लिए तो ये सेफ है, बट आयरन के लिए हम नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 137। एक टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेस कहाँ पे यूज किए जाते हैं, वो मैं शो कर देती हूँ एक बार। तो ये व्हाइट लीड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर वुड सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आयरन और स्टील वर्क के लिए जो बेस यूज करते हैं वो कौन सा है। तो रेड लीड के डिस्क्रिप्शन में गिवन है कि इट्स मोस्ट सुटेबल फॉर पेंटिंग आयरन सर्फेसेस एंड फॉर प्रोवाइडिंग ए प्राइमरी कोट टू वुड सर्फेसेस। तो यहाँ पे रेड लीड का हो जाएगा आयरन के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 में पूछा है कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि हम ऐड करते हैं पेंट में ताकि इसका एप्लीकेशन इजी और स्मूथ हो जाए, तो इसको बोला जाता है सॉल्वेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 139 में पूछा है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट जो कि ऑयल पेंट्स में यूज करते हैं वो कौन सा है। तो वैसे तो पेट्रोलियम, स्प्रिट और टर्पेंटाइन तीनों ही यूज कर सकते हैं, बट टर्पेंटाइन है वो सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। उसका रीजन ये है कि हाई पावर होती है इसकी सॉल्वेंट की, और इसके रेट ऑफ इवोपरेशन भी अच्छी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 140 में पूछा है कि टर्पेंटाइन ऑयल को किस लिए यूज करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट।
और सोलवेंट को हम थिनर भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप याद रखने के लिए भी ट्रिक यूज कर सकते हो कि इसमें भी टी आता है, इसमें भी टी आता है, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में काफी डिफरेंट टाइप के ऑयल्स। क्वेश्चन 141 में पूछा है कि लिंसीड ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है, तो लिंसीड ऑयल यूज किया जाता है व्हीकल के लिए। इसका भी ये ट्रिक है कि एल आता है इसमें, और लिंसीड ऑयल में भी एल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142 कि डुको पेंट्स किसका पेटेंट फॉर्म है, तो ये एक टाइप ऑफ सेलुलोज पेंट है। सेलुलोज पेंट है, ये काफी एक्सपेंसिव होता है, इनको लैक्वेस भी बोलते हैं, और काफी एक्सपेंसिव होता है बट काफी ड्यूरेबल भी होता है, इसलिए कार, शिप और एरोप्लेन वगैरह में ही इसका कॉमनली यूज होता है। इसको डुको पेंट भी बोलते हैं, इसको स्प्रे पेंट भी बोला जाता है, ये ट्रेड नेम है इसके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 143 में पूछा है कि वर्निश इज ए ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रेजिनियस सब्सटेंस इन। वर्निश बनाने के लिए रेजिनियस सब्सटेंस को किसमें घोलते हैं इसको, तो अल्कोहल भी होता है इसका, ऑयल भी होता है, तो लिंसीड ऑयल भी हो जाएगा, और टर्पेंटाइन भी होता है। वर्निश होता है स्पेशल टाइप ऑफ पेंट है जिसको हम वुड सर्फेसिस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 144 में पूछा है कि ऑयल पेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ऑयल पेंट के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 145 में पूछा है कि वर्निश का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है इनमें, तो वर्निश में भी एक सॉल्वेंट होता है, एक रेजिन होता है और एक ड्रायर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 146 में गिवन है कि स्टील वर्क में जो प्राइम कोट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो किसका होता है, तो ये रेड लीड का होता है, और हमें जो स्टील है उसको प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, तो ये एयर और मॉइस्चर के लिए इम्परमेबल है, तो रेड लीड तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लीड है वो ऑप्शन बी में अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 147 में पूछा है कि डिस्टेंबर के लिए बेस मटेरियल होता है वो क्या है, तो डिस्टेंबर के लिए बेस मटेरियल होता है चौक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 में पूछा है कि ऑयल पेंट्स में जो हम ड्रायर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, तो ड्रायर होगा एसीटेट ऑफ लीड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 149 में पूछा है कि डिस्टेंबर क्या है, तो डिस्टेंबर है ये बना होता है पाउडर्ड चौक का, और जो कि व्हाइट कलर का है, तो हम कुछ कलर ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कलर चाहिए तो पिगमेंट्स और वाटर। क्वेश्चन 149 में पूछा है कि डिस्टेंबर क्या है, तो डिस्टेंबर है एक पेंट होता है जो कि बना हुआ होता है पाउडर चौक और वाटर का, और चौक का कलर होगा वो व्हाइट होगा, तो कहीं पे हम व्हाइट के अलावा कोई दूसरा कलर चाहते हैं तो हम उसमें पिगमेंट्स ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर चौक को आप पानी में घोल लो तो वो डिस्टेंबर बन जाता है। क्वेश्चन 150 में पूछा है कि प्लास्टिक एस्फाल्ट क्या है, तो क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ पे ऑप्शंस में मिस्टेक लग रही है। एस्फाल्ट होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि बिटुमिन, उसके साथ में कोई हमने इनर्ट मटेरियल ऐड कर दिया जैसे कि एग्रीगेट्स, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एस्फाल्ट। प्लास्टिक एस्फाल्ट जो है उसमें हम जो इनर्ट मटेरियल यूज करते हैं वो प्लास्टिक का करते हैं, प्लास्टिक के वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसको डिस्पोज करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफी सारा एरिया है वो लैंडफिल्स में कवर हो रहा है, तो इन सब से बचने के लिए एक तरीका निकाला गया कि रोड वगैरह में जहां पे हम एस्फाल्ट यूज कर रहे हैं वहां पे इनर्ट मटेरियल की जैसे प्लास्टिक को यूज कर लें, जिससे कि प्लास्टिक जो एक वेस्ट प्रोडक्ट था वो यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकते, रिफाइनरी प्रोडक्ट भी नहीं है, नेचुरल एस्फाल्ट भी प्लास्टिक एस्फाल्ट नहीं है। ए में गिवन है कि वाटरप्रूफिंग लेयर, तो जो वाटरप्रूफिंग लेयर की डिफरेंट टाइप्स गिवन है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो बुक्स में गिवन है, तो प्लास्टिक एस्फाल्ट कहीं पे भी नहीं गिवन है उनमें। प्लास्टिक एस्फाल्ट का अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये रोड बनाने में यूज करते हैं और हम एस्फाल्ट में प्लास्टिक यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सीमेंट है ये गलत दे दिया, यहाँ पे अगर प्लास्टिक और एस्फाल्ट होता तो ठीक था, सीमेंट का जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक एस्फाल्ट में सीमेंट हो, तो आंसर ऑप्शन बी गिवन है, बट मुझे यहाँ सीमेंट में मिस्टेक लग रही है, सीमेंट की जगह प्लास्टिक होना चाहिए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।